Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's economics class, we will discuss about World Trade Organization WTO. Let's start without wasting any time. About World Trade Organization WTO क्या है? WTO एक ग्लोबल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कब स्टेब्लिश हुई 1995 के अंदर, और इसका काम क्या है? बेसिकली वर्ल्ड वाइड जितने भी ट्रेडिंग से रिलेटेड रूल्स हैं, ट्रेडिंग को मॉनिटर करना, इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करना, यही WTO का काम है। और साथ में क्या काम है कि ट्रेड को प्रमोट करना, कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड वर्ल्ड लेवल के ऊपर इंक्रीज हो सके, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन को प्रमोट करना, और ट्रेड को इस तरह से प्रमोट करना कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, सभी को इक्वल अमाउंट में बेनिफिट हो सके। अब एट प्रेजेंट की बात करें तो अभी आपके WTO के अंदर है 166 मेंबर्स जो ऑलरेडी WTO के मेंबर हैं, और वही नियर अबाउट 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स है। ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स कौन सी होती हैं? जो गवर्नमेंट्स अभी सोच रही, जो WTO को ऑब्जर्व कर रही हैं कि यस हमें भी इन फ्यूचर WTO को ज्वाइन करना चाहिए। उनमें आपके एग्जांपल आते हैं ईरान, इराक, जो अभी तक WTO के पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि वो भी WTO का पार्ट बन जाए। अब देखते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ WTO का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 के अंदर बना, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन की भी एक बैक स्टोरी है, वो देखते हैं। स्टार्ट हुई ये चीज आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। अब ये आइडिया कैसे आया? जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो मेनली यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज थी, उन्होंने एक आइडिया को क्रिएट किया कि हमें एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए जो इकोनॉमिक की ट्रेड साइड को भी हैंडल कर सके। और उसी के बाद क्या हुआ, ये माना गया कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, ये आपकी थर्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होगी आफ्टर 2 ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। उस टाइम पर 2 ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे बने थे? एक आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक। इनके अलावा ये तीसरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बननी चाहिए। बट उस टाइम पर ये आइडिया आया और उसी तरह से ये आइडिया एक डेड लेटर बनकर रह गया, और इसके ऊपर कुछ भी आगे चीजें प्रोसीड नहीं की गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर आता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको आप गेट भी कहते हैं। उसका क्या मतलब हुआ? इसके अंदर क्या था कि 23 कंट्रीज ने जनेवा के अंदर साइन किया एक एग्रीमेंट, जिसको कब फोर्स में लाया गया? जैन 1 1948 के अंदर। और इसका पर्पस क्या था? इंपोर्ट कोटास को देखना, टैरिफ्स को मर्चेंटाइज ट्रेड के ऊपर कम करना, और ट्रेड से रिलेटेड चीजों को मेंटेन करना वर्ल्ड लेवल के ऊपर। सिंपल सा। फिर इस के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि चीजें इस अच्छी तरह से हैंडल नहीं हो रही थी इस जनरल एग्रीमेंट से वर्ल्ड लेवल के ऊपर। ये चीज काफी कंट्रीज ने ऑब्जर्व की कि इससे हमारा जो मोटिव है वो अच्छी तरीके से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। फिर क्या हुआ? एक लास्ट चीज क्या हुई? यूरोग्रे राउंड हुआ 1986 से 1994 तक। इसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि यस, गार्ड से क्या हो रहा है कि आपकी जो भी डीलिंग है वो सारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, एक सिस्टम है जो काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और हम अपनी नीड्स को, जो हमें एक ट्रेड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन चाहिए, उसकी जो हमारी नीड्स हैं जिससे वो नीड्स हमारी फुलफिल हो, वो चीजें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल चैप्टर क्या था गार्ड का? वो था आपका यूरोग्रे राउंड। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर डिसाइड किया गया कि यस, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी और उसके अंदर नए रूल्स को लाया जाएगा। उसी तरीके से आपकी फॉर्मेशन हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। कैसे हुई? मीटिंग हुई। कहाँ पे हुई? माराकश, मोरक्को के अंदर मीटिंग हुई। इसीलिए उस एग्रीमेंट को माराकश एग्रीमेंट भी बोला जाता है। मीटिंग कब हुई? अप्रैल 1994 के और फिर उसके बाद WTO की स्टेब्लिशमेंट की गई, और 1 जनवरी 1995 से आपके WTO की फॉर्मेशन हो गई, और उससे लेकर अब तक WTO एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर ट्रेड रिलेटेड काम करता आ रहा है। अब देखते हैं फर्क क्या है। ये भी वही काम कर रहे थे, अब WTO भी वही काम कर रहा है, बट फिर भी एक डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि गार्ड को बिल्कुल ही WTO की फॉर्म में कंटिन्यू कर दिया गया, कुछ डिफरेंसेस आए।
जैसे कि एक डिफरेंस ये है कि डब्ल्यूटीओ खुद एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जिसके खुद का सेक्रेटरीट है, खुद की काउंसिल है, सब कुछ खुद का है, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पर लागू नहीं होती थी। यहाँ पर काफी ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज का इम्पैक्ट ज्यादा था, खुद का कोई सेक्रेटरीट नहीं था और सारी चीजें एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन आप इसको नहीं बोल सकते, ये एक एग्रीमेंट ज्यादा था, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। सेकंड चीजें क्या थी कि यहाँ पर रूल्स बनाए जाते थे सिर्फ गुड्स से रिलेटेड, जो भी गुड्स के अंदर ट्रेड होती थी उससे रिलेटेड। अब डब्ल्यूटीओ बात करता है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल, कि यहाँ पर सर्विसेज की भी बात की जाती है। वहीं यहाँ पर जब भी कोई डिस्प्यूट होता था ट्रेड से रिलेटेड होता था, तो गार्ड के अंदर इतने पावरफुल कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाए या फिर एक अच्छी तरीके से एक रूलिंग पावर की तरह ट्रेड रिलेटेड मैटर्स में ये कुछ कर पाए। वहीं डब्ल्यूटीओ के पास खुद का डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का, अगर किसी दो कंट्रीज डब्ल्यूटीओ की मेंबर हैं उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, उनसे रिलेटेड कोई भी चीज होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए अलग से डब्ल्यूटीओ के अंदर प्रोविजंस हैं। अब जो कंट्रीज गार्ड की मेंबर थी वो तो ऑटोमेटिकली डब्ल्यूटीओ के स्टेब्लिश होने के बाद डब्ल्यूटीओ की मेंबर बन गई, और बाकी कंट्रीज जो थी उनके पास ऑप्शन है कि वो जब भी चाहें जब डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए अभी वर्ल्ड लेवल के ऊपर 166 कंट्रीज हैं जिन्होंने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया हुआ है और डब्ल्यूटीओ के रूल्स को वो फॉलो करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनके जो ट्रेड रिलेशंस हैं और ट्रेड से रिलेटेड जितना भी काम है वो करती है। इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ की बात करें तो इंडिया जब गार्ड की फॉर्मेशन हुई 1948 के अंदर, जब से ही इंडिया इसका पार्ट है, और फिर उसके बाद इंडिया यूरोग्रे राउंड के अंदर भी इसका पार्ट था, और बाद में इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है डब्ल्यूटीओ का। सबसे ऊपर होती है आपकी मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे आपके आती है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल मेनली दो कामों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका कोई भी डिस्प्यूट हो गया ट्रेड से रिलेटेड उसको सेटलमेंट बॉडी, और दूसरा ट्रेड पॉलिसीज, जितनी ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है कौन सी सही है, मतलब एक रिव्यू टाइप में, वो सारी काम भी किसका है, जनरल काउंसिल का। और उसके बाद जनरल काउंसिल के नीचे भी तीन आपकी काउंसिल आती है, एक आती है गुड्स काउंसिल जो गुड्स से रिलेटेड चीजों को हैंडल करती है, एक आती है आपकी सर्विसेज काउंसिल, और एक आपकी आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, जो तीनों अपना अपना काम देखती है। अब मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे टॉप पर होता है डब्ल्यूटीओ के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सुप्रीम बॉडी होती है जो सारे फाइनल डिसीजंस को बनाती है सभी मैटर्स के ऊपर। हर 2 साल में मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस आपकी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होती है, हर 2 साल में। अभी 2024 के अंदर हुई थी, अब डायरेक्ट आपकी 2026 के अंदर होगी। तो अलग अलग कंट्रीज में लोकेशन डिसाइड की जाती है और जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स होते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जनरल काउंसिल है वो भी फिर एक अच्छी खासी डिसीजन बॉडी हाईएस्ट लेवल की है। काम क्या है, वही काम है, सभी मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर भी, और ये सारी चीजों को हैंडल करती है, सब कुछ सारी चीजों के ऊपर एक्ट करती है, और साथ में मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस को हर चीज की अपडेट भी मिलती यहाँ पर है, और साथ में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह भी काम करती है और ट्रेड पॉलिसीज के रिव्यू की तरह भी काम करती है। इसके अंदर फिर आपकी 3 काउंसिल आ जाती हैं, ये सब कुछ अभी हमने डिस्कस कर लिया। एक होते हैं आपके डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल कौन होते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता है डब्ल्यूटीओ का, सेक्रेटरीट के हाथ में, जिसको हेड कौन करते हैं, डायरेक्टर जनरल। जिनको अपॉइंट कौन करता है, डीजी को, डीजी को अपॉइंट करती है आपकी मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके डीजी अपॉइंट होते हैं। क्या टेन्योर होता है, 4 इयर्स का टेन्योर होता है। और साथ में डीजी को, डायरेक्टर जनरल को साथ में असिस्ट कौन करते हैं, 4 डिप्टी डायरेक्टर्स भी बनाए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मेंबर कंट्रीज में से ही, किसी भी कंट्री से, और फिर वो डीजी को असिस्ट करते हैं। और जो आपका डीजी है वो भी किसी भी कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो कंट्री मेंबर कंट्री होनी चाहिए। 166 मेंबर कंट्रीज में से किसी भी कंट्री से वो जो आपके डीजी हैं वो बिलोंग कर सकते हैं। अब की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें डब्ल्यूटीओ के, तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिंपल है, मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ अच्छे कोऑपरेट करना अच्छी तरह से, ताकि उनके साथ भी आपके रिलेशंस मेंटेन रहे, ट्रेड को प्रमोट करना, ट्रेड के अंदर और ज्यादा लिबरलाइजेशन को प्रमोट करना, ट्रेड पॉलिसीज को और कम स्ट्रिक्ट कर देना जिससे कि ट्रेड और ज्यादा प्रमोट हो सके, साथ में इस तरह से ट्रेड की ग्रोथ हो कि सभी कंट्रीज को इक्वली बेनिफिट हो, ऐसा ना हो कि डेवलप कंट्रीज से ऊपर जाती जा रही हैं
और लीस्ट डेवलप कंट्रीज और ज्यादा नीचे होती जा रही है और उनकी जो ग्रोथ है वो और ज्यादा कम होती जा रही है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे सभी कंट्रीज को साथ लेकर चलना, कुछ थोड़ी सी लीनियंसी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रखना, ताकि वो और ज्यादा अच्छी तरीके से ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाए और वो भी डेवलप कंट्रीज के साथ compete कर पाए। ये सारे काम होते हैं किसके, आपके WTO के। अब WTO के अंदर एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? WTO के अंदर एग्रीमेंट्स होते हैं जिनके अंदर रूल्स लिखे होते हैं रिलेटेड टू किसी भी चीज से, कि फॉर एग्जांपल आपका एग्रीमेंट है, WTO ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसके अंदर क्या होगा, अब उसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड वर्ल्ड लेवल के ऊपर हो रही है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे कि आप इस तरह से एग्रीकल्चर की इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये चीजें, ये प्रोडक्ट ऐसे ट्रेड किया जाएगा, ये ऐसे किया जाएगा, इसके ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर जो ड्यूटी है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती, वो सारी चीजें उन एग्रीमेंट के ऊपर लिखी होती हैं। और उस एग्रीमेंट के अंदर जो भी लिखा होता है वो जो भी कंट्री मेंबर है, जैसे आपकी 166 कंट्रीज है तो उनके ऊपर वो सारी चीजें बाइंड होती हैं कि अगर आप WTO के मेंबर हो तो जो भी WTO का एग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ट्रेड टैरिफ, जिससे भी वो आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसी तरीके से कंट्रीज को फिर ट्रेड से रिलेटेड जो उनका काम है वो प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स की बात करें तो आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, एग्रीमेंट ऑफ ट्रिम्स, एग्रीमेंट ऑफ ट्रिप्स है और आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है। अगर आपको इन सभी एग्रीमेंट्स की डिटेल भी चाहिए वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। उसके अलावा WTO की मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ये सेम है कि हर 2 साल में होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर होती है और इसी के अंदर मेजर मेजर जो डिसीजंस हैं वो WTO के लिए जाते हैं। अब आप मुझे बताओ 2024 के अंदर भी WTO की मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहाँ हुई थी और कौन से मंथ के अंदर हुई थी? अब अगर WTO के मेजर प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला इनका मेजर प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि WTO किसी भी कंट्री के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। ऐसा नहीं है वो देखे कि अरे USA तो बहुत पावरफुल है, USA की मिलिट्री अच्छी है, USA के पास पैसा ज्यादा है तो हम US ऐसा कुछ करेंगे, ऐसे पॉलिसीज बनाएंगे जो USA को ज्यादा बेनिफिट दे और इंडिया को कम दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। WTO के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि वो किसी भी टाइप से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, उनके लिए सभी कंट्रीज इक्वल हैं और वो सिर्फ ट्रेड रिलेटेड चीजों को सभी कंट्रीज के लिए इक्वली ही प्रमोट करते हैं। फ्री ट्रेड एंड मार्केट असेस, कि जितना हो सकता है WTO ट्राई करता है कि जितना हो सके फ्री ट्रेडिंग ज्यादा प्रमोट हो, सबको मार्केट की एसेसिबिलिटी ज्यादा मिले। ऐसा ना हो कि हाँ इंडिया को मार्केट की एसेसिबिलिटी वर्ल्ड लेवल पे कम मिले और इंडियन प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो जाए। वो ट्राई है कि यस कि सभी को मार्केट एसेसिबिलिटी सेम लेवल पर मिले सभी कंट्रीज को, और जितना हो सके जो ट्रेड के ऊपर ड्यूटीज है वो सारी चीजें कम हो सके। जितना ट्रेड के ऊपर चीजें कम होंगी, फ्री ट्रेड होगी, उतना ही एज ए कंज्यूमर आपको भी चीजें सस्ती मिलेंगी। प्रोमोटिंग फेयर कंपटीशन, अब WTO का जो सिस्टम है वो ट्राई करता है कि बिल्कुल फेयर कंपटीशन हो, किसी भी तरीके का ऊपर नीचे ना हो। समटाइम्स हमने देखा था कि डंपिंग की चीजें होती हैं, काफी और प्रैक्टिसेस होती हैं, कंट्रीज काफी माल प्रैक्टिसेस यूज करती हैं जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा वर्ल्ड मार्केट में प्रमोट हो और किसी दूसरी कंट्री का कम हो। उन सारी चीजों को भी WTO ट्राई करता है कि वो सारी चीजें भी वो ऐसे रूल्स बनाए जिससे कि वो सारी चीजें भी अवॉइड हो सके और सभी कंट्रीज को एक फेयर ट्रायल मिले मार्केट के अंदर, वर्ल्ड लेवल की मार्केट के अंदर compete करने का, और सभी एक फेयर तरीके से बिना कोई चीज ऊपर नीचे किए, कोई भी माल प्रैक्टिसेस यूज कर कर ऊपर ना जाए और सभी को एक फेयर कंपटीशन मिले। वही है स्पेशल कंसर्न फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है किसका, WTO का, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी साइड थोड़ी सी लीनियंसी WTO की रहती है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री बन सके। लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज पहले डेवलपिंग कंट्रीज बने फिर डेवलप्ड कंट्रीज बन जाए। इसीलिए कुछ स्पेशल और डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट कुछ कंट्रीज को मिलता है, मेनली आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, कुछ एशिया की कंट्रीज हो गई, कि उनके लिए थोड़ी लीनियंसी होती है। अब कोई कमिटमेंट है, सपोज WTO का कोई एग्रीमेंट है उसके अंदर उन्होंने बोला ये चीज 2025 तक हो जानी चाहिए। अब डेवलप्ड कंट्रीज जो है जैसे आपकी USA UK हैं उनके ऊपर वो चीज बाइंड है कि उनको फिर
2025 तक वो टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं कोई लीस्ट डेवलपिंग नेशन होगा, कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज होगी, वहां पर डब्ल्यूटीओ थोड़ी सी लीनियंसी रखेगा कि यस आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, आपका 2025 से 2027 भी हो जाएगा तो वो चलेगा। इस तरह से थोड़ी सी लीनियंसी वहां पर रहती है। ट्रेड बेनिफिट्स जो अपनी साइड से डब्ल्यूटीओ ट्राई करता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड कर सके। कुछ सेफ गार्ड्स होते हैं डेवलपिंग नेशंस के लिए और लीस्ट डेवलपिंग नेशंस के लिए, जिनसे कि उनके साथ कोई भी ऊपर नीचे ट्रेड में ना हो और उनके लिए सेफ गार्ड हो कि वो भी उतनी अच्छी तरह से ही वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट कर पाए जिस तरह से बड़े बड़े कंट्रीज जैसे आपके यूएसए और यूके कर पा रहे हैं, वैसे ही बाकी कंट्रीज भी कर पाए। तो ये कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो डब्ल्यूटीओ डेवलपिंग नेशंस के लिए प्रोवाइड करता है। अब कंक्लूजन यही है कि डब्ल्यूटीओ क्या है, कॉर्नर स्टोन है किसके लिए, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। पूरा ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का 98% वर्किंग आज के टाइम पर डब्ल्यूटीओ खुद हैंडल कर रहा है, बिकॉज 166 कंट्रीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आप मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड को कवर उसके अंदर कर लेते हो। एंड होपफुली नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स के अंदर जो अभी 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर एड ऑन हो जाएंगी, और इस तरीके से डब्ल्यूटीओ पूरा 100% वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को संभालने वाला इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, और आज भी है। बिकॉज बहुत कम कंट्रीज हैं जो आज के टाइम पर भी डब्ल्यूटीओ की मेंबर्स नहीं है। मेजर पार्ट जो है आज भी डब्ल्यूटीओ कंसिस्ट करता है। तो अगर बाई चांस आपके मेंस में क्वेश्चन आए तो आप ये कंक्लूजन भी वहां पर ऐड कर सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कोई करेक्शन हो then also mention in the comment section, and don't forget to subscribe my channel, like and share my video.